See the classification on the basis of electronic configuration. Students, you know that long or extended form of periodic table is classified into 4 blocks. In periodic table, there are total 4 blocks. The first block is S block. Second one is P block. Third one is D block. Fourth one is F block, right? So whole periodic table is divided into 4 blocks, S, P, D and F. Now students, the question arises why they are divided into S, P, D, F. इनको एस पी डी एफ में ही क्यों क्लासीफाई किया गया, ब्लॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों देखो, एस पी डी एफ देने के पीछे एक लॉजिकल रीज़न था, ठीक है? इसको ऐसे ही नहीं नॉमेनक्लेचर कर दिया है कि एस पी डी एफ ब्लॉक्स हैं. सो व्हाट इज़ रीज़न? लेट्स सी द रीज़न व्हाई periodic table is divided into 4 blocks. Now students, reason is last इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है वो शेल डिसाइड करता है ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्स एलिमेंट है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एस शेल में है, इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में है तो ये एस एक्स जो एलिमेंट है ये एस ब्लॉक का होगा, ठीक है? सपोज कोई वाई एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी शेल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो पी शेल में एंटर करता है, तो ये जो वाई है बच्चों ये पी ब्लॉक का होगा. अंडरस्टूड? सो यू कैन से दैट व्हाट इज द रीज़न. रीज़न ये है कि पोजीशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर ब्लॉक का होगा, ठीक है? सो वी कैन राइट ओवर हियर द रीज़न. The reason is this blocks depends on the nature of the atomic shell into which the last electron enters, ठीक है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा उसके हिसाब से हम ब्लॉक का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है? अगर किसी एलिमेंट में लास्ट शेल अगर एस शेल के अंदर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस शेल के अंदर है तो वो एस ब्लॉक का होगा. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल के अंदर है, आई रिपीट, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल के अंदर है तो वो पी ब्लॉक का होगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में है तो वो एस ब्लॉक का होगा, ठीक है? अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में है तो वो पी ब्लॉक का होगा, ठीक है? और अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी शेल में है तो वो डी ब्लॉक का होगा. इन द सेम वे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है इन एफ शेल तो वो एस ब्लॉक का होगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल हाउ इट्स वर्क, ठीक है? तो आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि एस पी डी एफ हमने कैसे कैटेगराइज किया है. हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसके बेसिस पे किया है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा, जिस शेल में होगा वो ही उसका ब्लॉक होगा, ठीक है? लेट्स सी द एग्जाम्पल ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम पहले लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, ठीक है? अगर हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये होगा 1s1. तो लास्ट शेल यहाँ पे कौन सा है? S.
तो ये कौन से ब्लॉक से होगा, एस ब्लॉक से, मतलब ये एस ब्लॉक में है, ठीक है। और एस ब्लॉक में भी ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर होगा क्योंकि 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है बच्चों। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11, तो इसके हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है, 2 + 2 + 6 10 एंड +1 11, तो टोटल 11 हो गया है हमारे पास में, ठीक है। अब बाहर सबसे आउटरमोस्ट शेल देखिए, देखो बच्चों ये n नंबर 1 है, n नंबर 2 और n नंबर 3, हाईएस्ट जो n वैल्यू होगी वो हमारा आउटरमोस्ट शेल होगा। तो ये कौन सा आउटरमोस्ट शेल है हमारे पास में, s, तो ये भी कौन से ब्लॉक से होगा, s ब्लॉक से। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन का एग्जांपल, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास में है 6, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, हमको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, 2s2 2p, कितना चाहिए, 2 2 हो गया है 4 और हमें 2 और चाहिए 6 करने के लिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। तो देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, p में है, ठीक है ना। लास्ट कौन सा है, p है, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, ये p ब्लॉक में होगा, ठीक है। और अब जानते हैं कार्बन कौन से ब्लॉक में होता है, p ब्लॉक में होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है वो ही डिसाइड करता है ब्लॉक को, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो पोजीशन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। आई होप आपको रीज़न तो समझ में आ गया है कि SPDF क्यों है। अब बच्चों जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल पे, तो आपको दिखेगा कि S ब्लॉक जो हैं उनमें 2 ग्रुप्स हैं, P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है, D में 10 है एंड F में 14 है। तो बच्चों ऐसा क्यों, हम उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी व्हाई इज इट सो। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आई टोल्ड यू दैट एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, पी के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, ओके, डी के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं एंड एफ में टोटल 14 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स क्यों हैं, पी में 6 ग्रुप्स क्यों हैं, डी में 10 ग्रुप्स क्यों हैं और 14 ग्रुप्स एफ में क्यों हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ब्लॉक्स लिखा हुआ है। अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। आपने जो पहले चैप्टर पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो एस शेल की बात करते हैं तो उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, राइट। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, डी में आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं ना, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं टोटल 7, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, आई हैव टू मेक वन मोर, दिस इज 7, ठीक है। तो इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं और इसमें 7 है, +2 करते जाएं आप सबके अंदर, ठीक है। और बच्चों आपको पता है कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 3 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6। 5 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में 2, तो 10। मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, तो टोटल 14। तो बच्चों आपको आंसर समझ में आ रहा है? जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उतने ही ग्रुप्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन से उतने ही ग्रुप्स पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रॉन से आप एक्सीड कर लेंगे तो आप ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैक्सिमम 2 ग्रुप शो करेगा, इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट्स वाई इट कैन मैक्सिमम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दैट्स वाई पी ब्लॉक हैव 6 ग्रुप्स। डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई डी ब्लॉक हैव 10 ग्रुप्स। एंड एफ ब्लॉक कैन contain maximum 14 electron. That's why it have 14 groups. ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की है। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही ग्रुप्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल कैन हैव। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे। अंडरस्टूड? तो बच्चों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, आपको ये ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि एस में 2 होता है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और क्यू होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने ये बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बच्चों। तो अब हम आगे चलते हैं और एस ब्लॉक के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम पी के बारे में देखेंगे, देन डी एंड फाइनली हम एफ के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव टू दी एस ब्लॉक। Students, we have already studied that S block have 2 groups. X block के पास में 2 ग्रुप्स होते हैं। और क्यों 2 ग्रुप्स होते हैं? क्योंकि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। That's why S block have 2 groups. Now I am categorizing it into 2 group. The first one is first group and the second one is second group. ठीक है बच्चों, तो देखो हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में पहले पढ़ते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एल्केलाई मेटल्स। जनरल नेम क्या दिया जाता है? एल्केलाई मेटल। नाउ अब फर्स्ट ग्रुप को एल्केलाई मेटल क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों देखो मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, और एल्केलाइन का मतलब होता है बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो देखिए अगर आपको इस फर्स्ट ग्रुप के बारे में पता है तो देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक से देखें तो ह, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। ठीक है, ये इसका निमोनिक है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये जो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं सोडियम। सोडियम अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaOH प्लस रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों ये जो NaOH बेस बना है, ये जो बेस है ये एल्केलाई बेस है। ये बेस जो है ये कैसा है? एल्केलाई बेस है। एल्केलाई बेस होने का मतलब ये क्या है? वाटर सॉल्यूबल। ये क्या है? वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, इसलिए इनको एल्केलाई मेटल कहा जाता है। और मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है? चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि नहीं करता है। देखिए बच्चों अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है NS1। यहाँ पे 1 तो है अपने पास में इलेक्ट्रॉन, S है ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर शेल, और ये जो N है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल। ठीक है, तो S शेल में जो S ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
एन शेल में एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एन की जो वैल्यू है बच्चों ये वेरी करती है 1 to 7। कहाँ से कहाँ वेरी करती है ये 1 to 7, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए बच्चों 1 to 7 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे जो ग्रुप में होते हैं वो कितने होते हैं 7 होते हैं, इस वजह से, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे ग्रुप में होते हैं ये 7 होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्योंकि इसके बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास टेंडेंसी है या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, क्योंकि इनको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है फाइनली अपना, ठीक है। तो या तो ये 1 लूज कर ले या फिर 7 गेन कर ले। आई थिंक ये ज़्यादा इजी है, एक लूज करना ज़्यादा इजी है 7 गेन करने की जगह। इसलिए बच्चों हमेशा जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है ये +1 चार्ज दिखाते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, +1 चार्ज दिखाते हैं, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करते हैं +1 का चार्ज दिखाते हैं और 1 बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। +1 का चार्ज इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं तो ये इनकी जो पहले जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसका ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करते हैं तो ये क्या हो जाता है स्टेबल, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर ले, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम फटाफट सेकंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड एलिमेंट्स की हम बात करें तो देखो मैं आपको यहाँ पे निमोनिक लिख रही हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। ये एक आई एम सॉरी फॉर दी वर्ड बट ये हमने एक निमोनिक्स के लिए बनाया है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। अगर हम इसका नाम की बात करें तो जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल, एल्केलाई अर्थ मेटल। नाउ स्टूडेंट्स सी एल्केलाइन का मतलब वो ही कि जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस का फॉर्मेशन करते हैं और वो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, मतलब एल्केलाइन नेचर के होते हैं। और प्लस ये मेटेलिक है, मेटेलिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। थर्ड वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है अर्थ। अर्थ इसलिए यूज़ किया बच्चों यहाँ पे क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनको एल्केलाइन मेटल के साथ में एक और वर्ड एड ऑन किया है जो कि है अर्थ। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल इट मीन्स ये एल्केलाइन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें, ठीक है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखिए तो NS2, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2, ठीक है। जहाँ पे ये जो N की वैल्यू है, यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो वेरी करती है 1 to 7। नाउ बच्चों इसमें आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास पॉसिबिलिटी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ज़्यादा इजी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट्स वाई दे आर हैविंग +2 चार्ज, ठीक है। तो अगर ये +2 चार्ज शो करते हैं तो इसका मतलब ये 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, जितना चार्ज शो करेगा उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पुटअप करता हूँ। इसका मतलब आप ये बताइए जब आपके सामने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो आप मुझे ये बताइए कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14। जब ऑप्शन दिया तो आई एम श्योर कि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ट्रिकी क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपने इस क्वेश्चन पे थॉट दे दिया है। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम टोटल एलिमेंट्स काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमें आंसर लग रहा है 13, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो हमारा आंसर 13 है, लेकिन बच्चों आप ध्यान देंगे अगर पीरियोडिक टेबल में तो आपने एक एलिमेंट देखा है जिसका नाम है हीलियम, और हीलियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें मिलता है 1s2।
तो अगर देखें इसका लास्ट शेल कहाँ है बच्चों, इसका लास्ट शेल जो है वो S है। अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आ रहा है तो ये कौन से ब्लॉक में काउंट होगा, ये S ब्लॉक में काउंट होगा। इस वजह से हम आंसर क्या लिखते हैं 14। पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम जब ये S ब्लॉक में है तो इसको S में रखना चाहिए, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में आ रहा है तो इसको S ब्लॉक में रखना चाहिए, P ब्लॉक में क्यों प्लेस किया गया है। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। S मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। तो इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इसके पास में एक ही शेल है। सपोज ये न्यूक्लियस, आसपास में यहाँ पे शेल है और इस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में। इसका मतलब बच्चों मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ बोर्ड को, देखिए तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब जो हीलियम है वो स्टेबल है। और अगर ये स्टेबल है इसका मतलब ये क्या है, इनर्ट है। तो बच्चों अगर ये इनर्ट है मतलब ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है ना। इनर्ट है इसका मतलब ये नॉन रिएक्टिव है। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों। समझ में आया। तो हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैसेस के सिमिलर होने की वजह से इसको नोबल गैसेस के साथ में प्लेस किया गया है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें हमने फर्स्ट सेंटेंस यही पढ़ा था कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलर है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप में रखा गया है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल के हिसाब से देखते हैं तो इसको एस ब्लॉक में प्लेस किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, इसकी प्रॉपर्टी जीरो ग्रुप जैसी है, इसलिए हीलियम को प्लेस पी ब्लॉक में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देख लिया है अबाउट फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप ऑफ द एस ब्लॉक। अब हम एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस ब्लॉक। So student, the first point in this we have to see, that is S block is electropositive. S block elements are electropositive. Electropositive means they have tendency to lose electron. ये electropositive होते हैं, they have tendency to lose electron. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो है। दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन इज लेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम ये एनर्जी देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होगा तो ये इस एटम से बाहर निकल जाएगा। तो आईपी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है। तो हम आईपी क्या होगी, इसकी आईपी लेस है। अब इसकी आईपी लेस क्यों है बच्चों, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, साइज ज़्यादा होता है। हम अगर एस ब्लॉक की बात करें तो बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में, पी डी एफ एलिमेंट के कंपेयर में इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और साइज बड़ा होने की वजह से अगर हम न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाएगा, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है, कम एनर्जी देने पे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। तो बच्चों उसका साइज ज़्यादा होने की वजह से इसकी आईपी क्या है, कम। और अगर आपको आईपी के बारे में जानना है तो आईपी अगर सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हम इसको आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आईपी इज एनर्जी रिक्वायर्ड
टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, इट्स अ पार्शियल डेफिनेशन। ठीक है, बट मीनिंग हम इससे समझ जाएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट्स वैलेंसी डिपेंड्स ऑन दी, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट्स वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी भी एक ही होगी, 1 ही होगी। बच्चों, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कितने बॉन्ड वो फॉर्म करता है एलिमेंट। तो जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है, उतने ही वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है NS1, तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब इसमें +1 चार्ज आएगा। तो ये कैसा वैलेंट होगा बच्चों? ये मोनोवैलेंट होगा। ठीक है, तो ये मोनोवैलेंट होगा, है ना। और अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन है NS2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसमें चार्ज क्या होगा? +2। तो ये कितना वैलेंट होगा? डाईवैलेंट। मतलब जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उतना ही चार्ज उनके ऊपर बिल्डअप होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि इनका नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इनके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब हम फर्स्ट सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इन पे चार्ज बिल्डअप होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से, इनमें चार्ज बिल्डअप होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये पास में आएंगे और क्या करेंगे? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सपोज ये A है और ये B है, तो ये दोनों पास में आएंगे और क्या करेंगे? AB कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, तो हम इसको आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Now students, next property is they are good reducing agent. They are good reducing agent. इनके अंदर क्या होता है बच्चों? S ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये बिहेव करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब इनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। मतलब शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जिसके अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है ना, अगर उसमें पूछते हैं कौन सा एजेंट है तो नाम लिख दीजिए जस्ट ऑपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी के अंदर रिडक्शन होता है और पूछते हैं कौन सा एजेंट है तो आप सिंपल लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है तो आप ये शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट मैं इसका आपको समझाऊंगी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी एस ब्लॉक के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में, जब भी वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में, तो वो उनके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ कि Na ने रिएक्ट किया एसिड HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ में, तो देखिए यहाँ पे भी आप लिख दीजिए 2, यहाँ पे भी 2। तो क्या होता है, ये Na जो है Cl के साथ में रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा NaCl, और बाहर क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एल्कलाइन मेटल एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हमेशा रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और लास्ट अगर हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहें
तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट इन द सेंस जब इनको हम बर्न करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग कलर की फ्लेम्स देते हैं, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट जो दो एलिमेंट्स नहीं देते हैं उनका नाम है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के सब एलिमेंट्स फ्लेम टेस्ट देते हैं। इट मीन्स जब उनको बर्न किया जाता है तो वो अलग अलग कलर्स देते हैं फ्लेम के अंडर, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब हम स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट।